दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो बहुत दिन के बाद आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। अब ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे रीज़न ये रहा कि सर्किट की लिमिट है उसको बढ़ा के 10% किया गया, जिससे स्टॉक 7% तक दौड़ पाया और इंट्राडे में उससे भी आगे जाके आया। तो देख सकते हो कि बाज़ार में तेज़ी आज सिर्फ सुजलॉन में, बाकी भी स्टॉक आज काफ़ी बेहतर किए, निचले लेवल से काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी लौट के आई। और इसके पीछे रीज़न बना कि कल मालूम पड़ा कि एफआईडीआई दोनों ही बाज़ार में खरीदार थे। बहुत समय के बाद एफआई ने कल दिल खोल के खरीदारी की और आज बाज़ार में भले ही क्लोजिंग ग्रीन ना हुई हो, स्टॉक की मैं समझो देखिए सेंसेक्स रेड हो, लेकिन दूसरे सेक्टर ने आज बेहतर किया है। और आप देख सकते हो कि सेंसेक्स ने भी अप डाउन बहुत देखी दिन में और फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग हल्की सी रेड में हुई है। लेकिन बाज़ार में सेंटीमेंट इस समय थोड़े से निचले लेवल से सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी, उनके लिए क्या-क्या चैलेंजेस है, आने वाले समय जो गोल है क्या समय पे अचीव हो पाएगा, उसको समझेंगे अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी पर एक पेनल्टी लगी है, राजस्थान से ये अपडेट निकल के आ रही है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या इसका इस असर हो सकता है सुजलॉन को, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स ने 75,939 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 28 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.037% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। वैसे इंट्राडे में आप देखें तो बहुत अप डाउन देखने को मिला, क्योंकि आज हमने इंट्राडे में 76,338 का हाई देखा है और लो देखा है 75,581 का। यानी यहाँ पे हमने आज के दिन में गिरावट और तेज़ी दोनों ही देखी है। दिन में लगभग 400 पॉइंट की तेज़ी बनी, तो यहाँ पे देख सकते हो कि करीब यहाँ पे 300-400 पॉइंट की गिरावट भी हुई और अंत में लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। अब कल आंकड़े जो थे एफआईडीआई के वो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक थे। पहली बार हमने ऐसा देखा है कि बाज़ार में एफआईडीआई ने दोनों ने जम के खरीदारी किया है, वरना हमेशा ये होता है कि जिस दिन एफआई खरीदारी करते हैं उस दिन डीआई माल बेच देते हैं और जिस दिन डीआई की बिकवाली होती है उस दिन एफआई खरीदते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 18 तारीख ये एक समझ को एक नई एक तारीख, ऐसी तारीख जो दर्ज की जा सकती है, काफ़ी समय के बाद हमें वो देखने को मिला है। तो 18 फरवरी को यानी कल देख सकते हो कि यहाँ पे डीआई ने 12,792 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 9,720 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया वो 3,072 करोड़ पॉजिटिव, यानी 3,072 करोड़ का माल खरीदा है डीआई ने। और सामने एफआई की बात करें तो 14,537 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है एफआई ने, इस गिरते बाजार का पूरा फ़ायदा उठाया। सामने मात्र 9,751 करोड़ की ही बिकवाली की है, तो उनकी जो खरीदारी है वो 4,786 करोड़ रुपए की पॉजिटिव है। अब दोनों की मिला के देखें ये खरीदारी, तो ये आप देख सकते हो करीब 7,800 करोड़ की इन्होंने खरीदारी की है, दोनों ही खरीदार थे और ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छी राहत भरी खबर है। आज बाजार में भले हल्की सी गिरावट हो, लेकिन निफ्टी एनर्जी ने आज बेहतर किया है। 31,198 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 349 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 1.13% निफ्टी एनर्जी दौड़ा। और नतीजा ये रहा कि सुजलॉन ने आज कमाल दिखाया। तो सुजलॉन की क्लोजिंग देख सकते हो कि 54.20 पर रही, जहाँ पे 7.03% की यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में यहाँ पे 10% तक दौड़ा स्टॉक, लेकिन फाइनली थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया, लेकिन काफ़ी दिन के बाद 7% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और सर्किट लिमिट 10% बढ़ने की वजह से ये फ़ायदा देखने को मिला और काफ़ी बेहतर आज किया है। लोगों को राहत ज़रूर मिली है। स्टॉक निचले लेवल से स्टॉक फिर रिकवर हुआ है, 50 के नीचे चला गया था, लेकिन अब 54 पे वापस आ गया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके ऊपर पेनल्टी लगी है। तो ये देख सकते हो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल सीजीएसटी जीएसटी जयपुर राजस्थान, और ये राजस्थान से इनके ऊपर पेनल्टी लगी है। तो ये पेनल्टी जो लगाई है सुजलॉन ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर लगाई है, जो सुजलॉन की सब्सिडीज कंपनी है, लेकिन अब सुजलॉन का हिस्सा बन चुकी है, इसका मर्जर हो चुका है सुजलॉन में। तो अब आप देख सकते हो कि
यहाँ पे सुजलोन का कहना है एक अपील हम करेंगे इसके खिलाफ, क्योंकि ये जो पेनल्टी हमें मंजूर नहीं है। तो यहाँ पे जिस अथॉरिटी ने ये पेनल्टी लगाई उसका नाम अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी जयपुर राजस्थान। तो पेनल्टी की बात करें तो 11,300 की पेनल्टी लगी है। अमाउंट उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुजलोन ने कहा है कि ये उनको मंजूर नहीं है। 18 फरवरी 2025 को ये ऑर्डर प्राप्त हुआ, यानी कल ही इनको ये ऑर्डर मिला है। तो इसमें जो वायलेशन का जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी जो जीएसटी के ऊपर है, उसमें इनको फ़र्क देखने को मिला है। वो 2020-21 का ये मामला है जिसमें कंपनी के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। तो सुजलोन एनर्जी का कहना है कि ये जो पेनल्टी लगाई गई है इससे हमारा कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होगा, फाइनेंशियल सेहत पे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे हमारा इससे कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे, जो पेनल्टी लगाई है ये हमें मंजूर नहीं है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया ने अपना गोल सेट किया है 500 गीगावाट की कैपेसिटी 2030 तक पानी है, सोलर हो या विंड हो, दूसरे ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज हो, उसके माध्यम से। तो इसमें क्या क्या रिस्क है और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, इसने अंबर ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो अगर 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है सोलर, विंड और स्टोरेज और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, तो करीब $300 बिलियन का निवेश चाहिए 2032 तक के लिए। इस निवेश की आवश्यकता होगी और ये 20% हर साल बढ़ेगा, यानी जो इन्वेस्टमेंट चाहिए सेक्टर को उसमें 20% की हर साल वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे जो हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट है उसकी वजह से स्लो डाउन आता है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है समय पे कंप्लीट नहीं हो सकते। सरकार को चाहिए कि इसकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है उसको घटाए, ताकि जो प्रोजेक्ट है उसमें डिले न हो और तेज़ी से आगे कामकाज बढ़ पाए। और प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से यहाँ पे अंबेर रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है, उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि 2030 तक जो टारगेट रखा गया है उसमें 100 गीगावाट की कमी रह सकती है, यानी 500 की जगह पे 400 गीगावाट की ही कैपेसिटी अचीव हो सकती है अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़े तो प्रोजेक्ट डिले होने की काफ़ी ज़्यादा वजह, जिसमें एक लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा मामला है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो रोक लगा देते हैं, आप देख सकते हो कि स्टे लेके आ जाते हैं, जिससे समय पे वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाते। इसके अलावा ग्रिड कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा इशू है, अभी भी ग्रिड कनेक्टिविटी उतनी मजबूत नहीं बनी है। इसके अलावा रेगुलेटरी हर्डल्स भी है, बहुत सारे परमिशन लेने होते हैं जिसमें काफ़ी समय लगता है। ये सब बातें होने की वजह से जो प्रोजेक्ट है समय पे डिले नहीं हो, समय पे पूरा नहीं हो पाता और उसके बाद उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। यानी प्रोजेक्ट अगर डिले हो रहा है तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो आने वाले समय उसका इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह देने में भी और प्रॉब्लम आती है, लोन इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। और पावर परचेस एग्रीमेंट है वो समय पे नहीं होने की वजह से भी और प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर प्रोजेक्ट जो आने वाले समय वो डिले होते जाते हैं, तो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए उसकी जगह पे वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाता है और उसके बाद में उसकी कॉस्ट सारी बढ़ जाती है, नुकसान हो जाता है। तो सरकार को पॉलिसीज़ में कुछ और बदलाव करने चाहिए और कॉस्ट जो है इसकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट उसको घटाना चाहिए, ताकि जो है समय पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। एक और जो बड़ी प्रॉब्लम है सोलर और विंड के लिए वो है वेदर कंडीशन। देख सकते हो कि अगर सोलर एनर्जी है तो उसको लाइट की ज़रूरत है, सूर्य की रोशनी में ही बिजली का निर्माण कर पाएंगे। अगर बादल हो गए, अंधेरा हो गया तो बिजली का निर्माण नहीं होगा। विंड एनर्जी है तो उसको काफ़ी ज़्यादा हवा चाहिए, अगर हवा ज़्यादा नहीं होगी तो विंड नहीं घूमेंगे, उससे भी बिजली का निर्माण नहीं होगा। तो ये वेदर से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पे चौबीसों घंटे बिजली का निर्माण नहीं हो सकता है, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी स्टोरेज के लिए। बैटरी स्टोरेज अभी इतनी सब जगह पे नहीं होने की वजह से जितने भी सोलर सेक्टर या विंड सेक्टर के जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे स्टोरेज की समस्या हो रही है, जिससे बिजली तो निर्माण हो जाती है लेकिन उसको स्टोर नहीं कर पाते। तो बहुत ज़्यादा अभी एनर्जी स्टोरेज की ज़रूरत है, बैटरी स्टोरेज के लिए नए प्रोजेक्ट लगाने की ज़रूरत है और सरकार कोशिश भी कर रही है। अभी देख सकते हो कि आने वाले समय ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए सरकार चाहती है कि जो भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो विंड और सोलर, उसके साथ में एनर्जी स्टोरेज भी प्रोजेक्ट लगाया जाए ताकि जो बिजली है उसको स्टोर किया जा सके। तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे एक रिस्क का फैक्टर है। एक और बड़ी प्रॉब्लम डिस्कॉम की भी है। डिस्कॉम भी इतने मजबूत नहीं है, बहुत सारे जो डिस्कॉम है समय में पैसे दे नहीं पाते, उनकी लिक्विडिटी चैलेंजेस है। और जिस डिस्कॉम को बिजली सप्लाई की जाती है अगर वो समय में पैसे नहीं देंगे तो जितने भी फार्म्स है, चाहे सोलर हो या विंड फार्म हो, उनको काम करना मुश्किल हो जाता है। और डिस्कॉम को भी बिजली जो है थोड़ी कॉस्टली मिलने की वजह से वो ये बिजली खरीदने से भी अवॉइड कर देते हैं। तो ये सारी रीज़न है जिसकी वजह से आने वाले समय
इस सेक्टर में अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है। इन सारे रास्ते सरकार को निकालने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण हो और तेज़ी से इसमें कारोबार में आगे बढ़े। तो सरकार इसके लिए कोशिश ज़रूर करेगी और ऐसे में आप देखते हो कि सुई लोन के लिए भी संभावना काफ़ी पॉजिटिव बन जाएगी और सुई लोन आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।